दूसरे जिन्हें दोबारा जन्म मिलता है वे बाघ या सांप बन जाते हैं, लेकिन मैं एक झील के रूप में पुनर्जन्म लेता हूँ। खैर, सच कहूँ तो 2 मीटर से कम चौड़ा एक गड्ढा, बिल्कुल रेगिस्तान के बीच बैठा हूँ। अपना पानी लगातार वाष्पित होते देख रहा हूँ। मुझे एहसास होता है कि पूरी तरह से निर्जलित होकर मरने में मुझे देर नहीं लगेगी। जैसे ही निराशा छाने लगती है, अचानक मेरे दिमाग में एक सिस्टम पैनल पॉपअप हो जाता है। ये दिखाता है कि मेरे पास 2 तरह के कौशल हैं, आध्यात्मिक वर्षा और जल बंधन। 100 ऊर्जा अंक शेष हैं और अपग्रेड के माध्यम से मैं एक पवित्र झरने वाली झील में विकसित हो सकता हूं जो सब कुछ ठीक कर देती है। एक तात्विक झील जो हवा, आग, बिजली और गरज को नियंत्रित करती है, और एक दिव्य झील जो सब कुछ पर नियंत्रण रखती है। लेकिन जैसे ही मैं और आगे का पता लगाने वाला हूं, सिस्टम लाल अलर्ट फ्लैश करता है। मेजबान के पास वाष्पीकरण से मरने तक 12 घंटे हैं। मैं तुरंत सिस्टम के कार्यों से परिचित होने के लिए दौड़ पड़ता हूं। आध्यात्मिक वर्षा मूल रूप से एक वर्षा कौशल है। यह झील के कवर किए गए क्षेत्र के भीतर बारिश कराता है और बारिश के पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यह आध्यात्मिक वर्षा जैविक विकास में बहुत मदद करती है। जलबंधन, जैसा कि नाम से पता चलता है, दुश्मनों पर काबू पाने के लिए पानी को नियंत्रित करता है। कौशल का उपयोग करने से ऊर्जा की खपत होती है। केवल 100 अंक मुझे 2 कौशल का उपयोग करने देते हैं। अधिक ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, इसके लिए और अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरे पास उतना समय नहीं है। एक झील केवल इसीलिए मर जाती है क्योंकि उसका जल स्रोत सूख जाता है। जब तक मैं खुद को सूखने से बचाए रखूं, मुझे मरना नहीं चाहिए। मैं तुरंत आध्यात्मिक वर्षा सक्रिय करता हूं। ऊर्जा को 50 अंक तक गिरते देख मुझे हल्की हवा महसूस होती है, लेकिन आसमान में अभी भी एक भी बादल नहीं है। क्या यह सिस्टम असली भी है? अचानक कुछ बारिश की बूंदें गड्ढे की सतह से टकराती हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू होती है जो लगातार भारी होती जाती है। मैं तरोताजा महसूस करता हूँ। बारिश पूरे 1 घंटे तक जारी रहती है। जब यह रुकती है तो गड्ढा 3 गुना से अधिक फैल चुका होता है। अब लगभग 7 या 8 वर्ग मीटर में फैला यह मुश्किल से एक तालाब कहलाने लायक है। मैं जल्दी से सिस्टम पैनल फिर से चेक करता हूँ। लाल चेतावनी गायब हो गई है। मेरा दिल, जो अभी पार हुआ था, अभी भी बेचैन था। आखिरकार उसे थोड़ी शांति मिलती है। अचानक मुझे दूर से कंपन महसूस होता है। मेरी अनुभूति में कई जंगली बैल, मानव जो दूर थे, मेरी ओर दौड़ते हैं। यह जगह इतने लंबे समय से सूखाग्रस्त है। अचानक बारिश होने पर ये बैल पानी पीने के लिए आ रहे होंगे। मैं घबरा गया हूँ। जंगली बैल झुंड में रहने वाले जानवर हैं। अगर इन कुछ ने पूरे झुंड को आकर्षित कर लिया तो यह पानी शायद उनके बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या जल बंधन उन्हें संभाल सकता है। मुझे उनमें से एक को सबक सिखाने की ज़रूरत है ताकि दूसरे जानवरों को डराया जा सके और मेरी मेहनत से इकट्ठा किए गए पानी को बहने से रोका जा सके। जब पहला बैल कीचड़ से गुजरते हुए मुझ तक पहुंचता है तो एक सामान्य बैल से कहीं बड़ा मुंह मेरी ओर बढ़ता है। अचानक एक पानी की रस्सी निकलती है, बैल की गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटती है और उसे पानी में खींच लेती है। बैल अचानक हमले के तहत हिंसक रूप से छटपटाता है, लेकिन उसकी गर्दन के चारों ओर बंधन केवल कसता जाता है, मजबूत होता जाता है। बैल व्यर्थ संघर्ष करता है। उसका संघर्ष उसके शरीर को कीचड़ में और गहरा ढंसा देता है। अंत में उसका पूरा सिर पानी के नीचे खिंच जाता है। जैसे जैसे संघर्ष कमजोर होता है, पानी की सतह शांत हो जाती है। देर से आए अन्य बैल पहले ही दूर भाग चुके हैं, इस दिशा को डर के साथ देख रहे हैं। मेजबान ने एक निम्न स्तरीय जानवर को मार डाला है। 100% ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। पहली हत्या पूरी करने पर बधाई। 100 बोनस ऊर्जा अंक प्रदान किए गए। एक अप्रत्याशित आशीर्वाद माइनस जल बंधन पर खर्च किए गए 50 अंक। अब मेरे पास 200 ऊर्जा अंक हैं। इसलिए प्राणियों का वध करना ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका है। दूरी में डरे हुए बैलों को देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। इस रेगिस्तान में जो अंतहीन फैला हुआ है, यहाँ केवल यही एक जल स्रोत है। मुझे विश्वास नहीं है कि ये बैल मानव प्यास और आध्यात्मिक पानी के प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं। वे चलती फिरती ऊर्जा हैं। बैल की लाश, जिसे मैंने पानी में खींच लिया था, धीरे धीरे कीचड़ में लिपट जाती है, फिर अजीब तरह से गायब हो जाती है। रात में रेगिस्तान और भी भयानक होता है। गहरे जानवरों की दहाड़ दूर से मरते जानवरों की भयभीत चीखों के साथ गूंजती है। ऐसा लगता है कि इस रेगिस्तान में काफी कुछ जीव छिपे हैं। अगली सुबह मैं सिस्टम पैनल फिर से चेक करता हूँ। यह बदल गया है। ऊर्जा बढ़कर 500 अंक हो गई है। पता चला कि कल रात वे बैल विरोध नहीं कर सके और एक साथ पीने आए और मैंने उन सभी को मार डाला। प्रत्येक बैल को मारने में 50 ऊर्जा अंक खर्च होते हैं,
लेकिन 100 मिलते हैं, यानी प्रति बैल 50 अंक का शुद्ध लाभ। कई पुष्टिकरणों के बाद मैंने एक छिपी हुई सिस्टम क्षमता की खोज की। मेरे द्वारा मारे गए और भस्म किए गए जीव, उनकी यादें भी समाहित हो जाती हैं। उन बैलों की यादों के माध्यम से मुझे इस दुनिया की अधिक समझ मिलती है। यह निश्चित रूप से मेरी मूल दुनिया नहीं है, यह एक प्राचीन आदिम युग की तरह दिखता है। उन बैलों की यादों में मैंने एक शेर देखा जिसकी गर्दन के चारों ओर आग की लपटें घूम रही थीं, पंखों वाले घोड़े और इंसान जो जादू का इस्तेमाल करते थे। यह मुझे उत्साहित करता है। ऐसी जादुई दुनिया में मानव रूप पाने का कोई न रास्ता होगा। मैं हमेशा के लिए झील नहीं बनना चाहता। अगर मैं उस आग वाले शेर को अंदर खींचकर भस्म कर सकता तो शायद मुझे काफी ऊर्जा मिलती। बैलों की यादों में एक साहसिक विचार बनता है। वे उस शेर के शिकार थे, इसलिए आग वाला शेर पास में ही होगा। रेगिस्तान अभी भी प्रचंड गर्म है और मैं अब एक सप्ताह से इस दुनिया में हूं। प्रारंभिक मौत के खतरे से बचने के बाद मैं एक दिलचस्प शिकार जीवन शुरू करता हूं। प्रतिदिन एक बार आध्यात्मिक वर्षा का उपयोग करके न केवल मेरा आयतन बढ़ता है, बल्कि लगातार 7 दिनों की बारिश के बाद मैं पूरी तरह से एक झील बन गया हूं। और क्योंकि आध्यात्मिक वर्षा की बारिश में समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, कुछ जलीय पौधे और छोटी मछलियां और झींगे जो मर रहे थे सभी पुनर्जीवित हो गए हैं। बेशक ये केवल बोनस है। मेरे लिए बड़ा लाभ यह है कि आध्यात्मिक पानी से लुभाकर जानवर हर दिन पीने आते हैं। इन दिनों में मैंने 20 से कम जानवरों को नहीं पकड़ा है, जिनमें ज्यादातर बैल हैं। छोटे जानवरों के लिए मैं कार्रवाई न करने का फैसला करता हूं। एक रात एक गहरे काले रंग का जानवर चुपके से आता है। जिस क्षण उसका पंजा झील के पास कीचड़ को छूता है, मैं तुरंत उसे भांप लेता हूं। यह एक शिकारी कुत्ता है, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरी पुरानी दुनिया के शिकारी कुत्तों से अलग है। उसका शरीर एक साधारण शिकारी कुत्ते जैसा है, लेकिन अजीब बात है, इसके 2 सिर हैं और 4 लाल आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। समान रूप से हड़ताली इसके सामने के पंजे पर एक हड्डी की कील है, जो स्पष्ट रूप से उस तरह नुकीली है। जुड़वा सिर वाला शिकारी सतर्कता से अपने परिवेश को स्कैन करता है, कोई खतरा नहीं होने की पुष्टि करता है। यह पास आता है और पीने के लिए अपना सिर झुकाता है। स्वाभाविक रूप से मैं इसे जाने नहीं दे सकता। इस 2 सिर वाले शिकारी को भस्म करने से निश्चित रूप से पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। एक स्विच के साथ मैं जल बंधन सक्रिय करता हूं। साधारण जानवरों की तुलना में इस शिकारी की इंद्रियां कहीं अधिक तेज हैं। जैसे ही पानी की रस्सी सतह छोड़ती है, यह जल्दी से पीछे हट जाता है। लेकिन मैंने इसका अनुमान लगा लिया था। एक जल बंधन इसे पकड़ नहीं पाएगा। मैं एक साथ 5 बार जल बंधन करता हूं। शिकारी पहली रस्सी को चकमा देता है, लेकिन अन्य चारों उसके चारों अंगों को कसकर बांध देती हैं। शिकारी घबराहट में संघर्ष करता है, लेकिन पूरी झील के खिंचाव के बल के साथ उसका शरीर कदम दर कदम पानी की ओर खिंचता जाता है। जैसे ही शिकारी झील में प्रवेश करने वाला होता है, उसकी लाल आंखें पानी में 2 लाल किरणें छोड़ती हैं। एक छपाक के साथ 2 फव्वारे फूट पड़ते हैं। यह हमला करने के बाद 2 सिर वाला शिकारी ढीला पड़ जाता है और मैं उसे आसानी से पानी में खींच लेता हूं। उस हमले का पानी छिड़कने के अलावा मुझ पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला जादुई जानवर मारने पर बधाई। एक नश्वर स्तर एक जादुई जानवर का वध। 1000 ऊर्जा अंक प्रदान किए गए। मेजबान के भीतर विशेष पदार्थ का पता चला, इसे परिष्कृत करें। मैं अभी भी 1000 ऊर्जा प्राप्त करने की खुशी में डूबा हुआ हूं, जब सिस्टम अचानक मेरे अंदर एक विशेष पदार्थ का उल्लेख करता है। सोचने के बाद मैं यह देखने के लिए इसे परिष्कृत करने का फैसला करता हूं कि यह क्या है। शोधन पूर्ण। मेजबान ने 2 टियर 1 हेलहाउंड सार परिष्कृत किए हैं। जानकारी को व्यवस्थित और अवशोषित करने के बाद 500 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। अंत में मैं समझ गया कि उस परिष्कृत करने का प्लस अर्थात 2 सिर वाले शिकारी को हेलहाउंड कहा जाता है, जिसे नश्वर स्तर एक जादुई जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और उसकी मृत्यु से पहले वे 2 लाल किरणें वास्तव में उसकी नेत्रगोलक थीं। सिस्टम की जानकारी के अनुसार इस दुनिया में जीव, चाहे जादुई जानवर हों या इंसान, ताकत के आधार पर नश्वर स्तर, उत्कृष्ट स्तर, महाकाव्य स्तर और दिव्य स्तर में विभाजित हैं। 4 प्रमुख स्तर प्रत्येक 3 स्तरों में विभाजित। यह सिस्टम के स्तर के रैंकिंग से मेल खाता है। उच्च स्तर मौजूद हैं या नहीं, यह अज्ञात है। सावधानीपूर्वक तुलना के बाद मैंने निर्धारित किया कि बैलों की यादों से आग वाला शेर शायद नश्वर स्तर 3 है। मैं वर्तमान में केवल नश्वर स्तर 1 हूं। हालांकि क्योंकि मेरा असली रूप एक झील है, अधिकांश कौशल मेरे खिलाफ अप्रभावी लगते हैं। प्रणाली। मैं स्तर कैसे बढ़ाऊं? मेजबान 2000 ऊर्जा की खपत करके स्तर 2 तक पहुंच सकता है। सुरक्षित रहने के लिए मैं स्तर 2 तक पहुंचने की योजना बना रहा हूं। उस आग वाले शेर से निपटने से पहले अपग्रेड करें। मैं आदेश देता हूं। एक कंपन के बाद
झील कोहरे में ढक जाती है। लगभग 15 मिनट के बाद कोहरा छंट जाता है, झील दिखाई देती है। क्षेत्र दोगुने से अधिक हो गया है और हरे भरे जलीय पौधे और तैरती मछलियां और झींगे अब दिखाई दे रहे हैं। अपग्रेड सफल। बधाई हो, मेजबान ने नया कौशल हासिल कर लिया है। स्तर 1 जल भाला। यह अपग्रेड मुझे केवल 500 ऊर्जा अंकों के साथ छोड़ देता है, लेकिन मेरा आयतन फिर से बढ़ गया है और मैंने एक नया हमला कौशल हासिल कर लिया है। यहाँ तक कि मेरे भीतर के पौधे और जलीय जीवन भी लाभान्वित होते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। जल भाला, जैसा कि नाम से पता चलता है, दुश्मनों पर हमला करने के लिए पानी के भाले बनाता है। प्रत्येक भाला 100% ऊर्जा अंक की खपत करता है। एक बार में अधिकतम 20 भाले बनाए जा सकते हैं। झील जितनी बड़ी होगी, भाले उतने ही अधिक संभव होंगे। यह देखकर मैं परेशान हूँ। मेरी वर्तमान ऊर्जा के साथ मैं केवल 5 बार जल भाले का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन इस नए हमले के कौशल के साथ मुझे विश्वास है कि मैं उस आग वाले शेर को मार सकता हूँ। सिस्टम निश्चित रूप से मुझे उदारता से पुरस्कृत करेगा। बैलों की यादों में उस आग वाले शेर का मुख्य शिकार वे थे। मेरे हालिया हत्या के कारण पिछले कुछ दिनों में कुछ बैल पीने आए हैं। मुझे आग वाले शेर को यहां लुभाने के लिए पर्याप्त बैल इकट्ठा करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। अगली शाम मैं फिर से आध्यात्मिक वर्षा का उपयोग करता हूं। केवल ऐसी व्यापक वर्षा में ही बैलों को पीने के लिए लाने के लिए पर्याप्त आकर्षण होता है। निश्चित रूप से जैसे ही रात होती है, कई बैल मानव सावधानी से आते हैं, बार बार झील के किनारे का परीक्षण करते हैं। कुछ भी असामान्य नहीं पाकर वे बड़े घूंट में पीना शुरू कर देते हैं। मेरे वर्तमान आयतन के साथ मुझे इस पानी के साथ कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है। आग वाले शेर को लुभाने के लिए मैं पीछे हट जाता हूँ, स्थिर रहता हूँ। तीसरे दिन तक झील के आसपास अधिक जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ तक कि कुछ जल पक्षी भी चंचलता से छपछप करते हैं। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना जारी रखता हूँ। मैं पूर्ण सुरक्षा का भ्रम पैदा करना चाहता हूँ। जब आसपास के सभी जानवर यहाँ पीने आएंगे तो आग वाले शेर के पास यहाँ शिकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। शायद आध्यात्मिक रूप से युक्त पानी पीने से झील के किनारे के जानवर अधिक उत्साहित लगते हैं, रसीले मांस के टुकड़ों की तरह जो आग वाले शेर के दावत का इंतजार कर रहे हैं। 2 और दिन इंतजार करने के बाद आग वाला शेर अभी भी प्रकट नहीं हुआ है। कई बैल मानवों को झील के किनारे बेशर्मी से स्नान करते देख मैं मुश्किल से हमला करने से बच पाता हूँ। अंत में चौथे दिन दूर से गर्दन के चारों ओर आग की लपटों वाला एक शेर मेरी अनुभूति में प्रकट होता है। यह आखिरकार आ ही गया। मेरा उत्साह झील की सतह पर लहरें भेजता है। आग वाले शेर के पास आती हुई आकृति को देखकर मैं घबरा जाता हूँ। आखिरकार यह मेरा पहली बार 3 स्तर के जादुई जानवर का शिकार करना है और यह आग वाला शेर स्पष्ट रूप से साधारण नहीं है। क्या मैं सफल होऊंगा? ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं है। जब आग वाला शेर झील से लगभग 500 मीटर दूर होता है तो किनारे के जानवर अंततः प्रतिक्रिया करते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। विशेष रूप से पानी में खेल रहे बैल, वे घबरा जाते हैं और किनारे पर चढ़कर भागने की कोशिश करते हैं। मैं झील के तल पर एक अंतर्धारा बनाने के लिए पानी को नियंत्रित करता हूँ। बार बार एक बैल को किनारे तक पहुंचने से रोकता हूँ। एक स्विश के साथ आग वाला शेर किनारे पर पहुंचता है और बैल की गर्दन काटता है। खून तुरंत पानी के एक बड़े हिस्से को लाल रंग में रंग देता है। कुछ ही क्षणों के बाद बैल संघर्ष करना बंद कर देता है और मर जाता है। जैसे ही आग वाला शेर बैल को छोड़ने की तैयारी करता है, मैं जल बंधन सक्रिय करता हूं। झील से 3 पानी की रस्सियां आग वाले शेर की ओर बढ़ती हैं। आग वाला शेर चौंकता है, लेकिन चतुराई से बैल के शव को रस्सियों पर फेंक देता है। हालांकि ये रस्सियां मेरी चेतना द्वारा नियंत्रित होती हैं और अत्यधिक लचीली होती हैं। वे तुरंत बैल को चकमा देते हैं। आग वाले शेर के चारों ओर लपेटना जारी रखते हैं। आग वाला शेर अपना विशाल जबड़ा खोलता है और एक आग का गोला बाहर निकलता है। एक रस्सी से टकराकर उसे पूरी तरह से वाष्पित कर देता है, लेकिन अन्य 2 रस्सियां आग वाले शेर की गर्दन और एक सामने के पंजे के चारों ओर कसकर बंध जाती हैं। एक रस्साकशी शुरू होती है। आग वाला शेर वास्तव में असाधारण है। अपनी ताकत के बल पर यह पूरी झील के बल का प्रतिरोध करता है। उसकी गर्दन के चारों ओर आग की अंगूठी लगातार फैलती रहती है, जिससे बंधनकारी रस्सियों के वाष्पित होने का खतरा होता है। 3 स्विश के साथ 3 पानी के भाले फिर से पानी से उड़ते हैं। एक सीधा आग वाले शेर के माथे पर जाता है, अन्य 2 पीछे आते हैं। आग वाला शेर दहाड़ता है और अपने मुंह से आग का एक बादल उगलता है। आग का बादल धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसके सामने इकट्ठा हो जाता है। पहला भाला अंदर जाता है और जल्दी से वाष्पित हो जाता है। दूसरा अंदर जाता है। आग का बादल कांपता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। मेरा दिल कस जाता है। मैं तीसरे भाले को नियंत्रित करता हूँ। निर्णायक क्षण में उसकी दिशा बदलते हुए
आग के बादल को दरकिनार करते हुए और ऊपर से सीधा नीचे की ओर जाता है। जैसे ही आग वाला शेर दर्द से चिल्लाता है, पानी का भाला गायब हो जाता है, उसके सिर में एक बड़ा छेद छोड़ जाता है, खून बह निकलता है। आग का बादल जिस क्षण आग वाला शेर मारा जाता है पूरी तरह से गायब हो जाता है, लेकिन उसकी गर्दन के चारों ओर आग की अंगूठी अभी भी जलती है। मैं उसे झील में खींचने के लिए पानी की रस्सियों को नियंत्रित करता हूं। सतह धीरे धीरे शांत हो जाती है। इस शिकार ने मेरी सारी शेष ऊर्जा खत्म कर दी, जिससे मैं पूरी तरह से थक गया। सौभाग्य से मैंने आखिरकार इस स्तर 3 के जादुई जानवर को भस्म कर दिया है। नश्वर स्तर के 3 स्तर के आग वाले शेर को भस्म करने पर बधाई। 3000 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। असामान्य ऊर्जा का पता चला। इसे परिष्कृत करें, परिष्कृत करें। मुझे संदेह है कि यह शेर की गर्दन के चारों ओर आग की अंगूठी है। परिष्कृत लौ, शेर की आग। मेजबान की आग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। मेरा असली रूप पानी है। आग मूल रूप से मेरी एकमात्र प्राकृतिक दुश्मन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम के शोधन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अगर मैं भविष्य में और भी उच्च स्तर की आग को परिष्कृत करता हूं तो मैं सूर्य को भी भस्म कर सकता हूं। यह घात एक पूर्ण सफलता थी। एक बार में 3000 ऊर्जा अंक। मैं चीज़ों के बारे में सोचता हूं। ऊर्जा प्राप्त करने के ज्ञात प्रभावी तरीके प्राणियों का शिकार और भस्म करना और विशेष पदार्थों या ऊर्जा को परिष्कृत करना है। यह सब कौशल की आवश्यकता है। वर्तमान कौशल, आध्यात्मिक वर्षा, मात्रा बढ़ाने के लिए बुनियादी कौशल, जल बंधन और जल भाला, प्राथमिक हमला कौशल। प्रणाली, मैं कौशल अपग्रेड करना चाहता हूं। 500 ऊर्जा आध्यात्मिक वर्षा और जल बंधन को अपग्रेड करती है। 1000 ऊर्जा जल भाले को अपग्रेड करती है। अपग्रेड लागत वास्तव में बहुत अधिक है और यह सिर्फ स्तर 1 से 2 तक है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि बाद के अपग्रेड के लिए और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन अधिक ऊर्जा के लिए मजबूत प्राणियों का शिकार और भस्म करने के लिए मुझे कौशल अपग्रेड करना ही होगा। इसलिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ अपग्रेड करता हूं। इससे एक बार में 2000 ऊर्जा खर्च होती है। मैं परीक्षण करना चाहता हूं कि स्तर 2 के कौशल में क्या खास है, इसलिए मैं फिर से आध्यात्मिक वर्षा का उपयोग करता हूं। इस बार आध्यात्मिक वर्षा सीधे 100% ऊर्जा की खपत करती है और प्रभाव कहीं अधिक नाटकीय है। मूसलाधार बारिश कई घंटों तक होती है। मैं महसूस कर सकता हूं कि पानी में और भी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। हालांकि बारिश भारी है, मेरी मात्रा में वृद्धि उम्मीद से कम लगती है। मैं अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता हूं और अंततः कुछ खोजता हूं। ज्यादा दूर कीचड़ में नहीं, एक बीज जो पता नहीं कहां से आया था। लालच से आध्यात्मिक वर्षा को अवशोषित करता है। उसके पास लगभग सारा बारिश का पानी सोख लिया जाता है, मुझसे पानी चुरा लिया जाता है। मुझे देखना होगा कि यह कौन सी प्रजाति है। मैं नाराज और उत्सुक दोनों हूं। मैं जानबूझकर झील के पानी के हिस्से को बीज में भरने के लिए नियंत्रित करता हूं। लगभग 15 मिनट के बाद बीज अंततः अवशोषित करना बंद कर देता है। मूंगफली के आकार का एक बीज 15 मिनट का झील का पानी सोख चुका है। यह बिल्कुल बेतुका है। मेरी अनुभूति में बीज संतुष्ट लगता है, खुद को हिलाता है, 2 पत्तियां बाएं और दाएं फैलाता है और तेजी से बढ़ता रहता है। कुछ ही समय में जो अभी एक बीज था वह 1 मीटर से अधिक ऊंचे पेड़ में बदल जाता है। और भी आश्चर्यजनक रूप से कीचड़ के नीचे 2 मीटर से अधिक लंबी जड़ें हैं जो उलझी हुई हैं और मेरी ओर बढ़ रही हैं। वास्तव में अतृप्त, मैं निर्णायक रूप से जल भाले का उपयोग करता हूं। इसके नए उगे तने पर निशाना साधता हूं। एक धमाके के साथ तना टूट जाता है। मुझे अपने दिमाग में हड्डी को ठंडा करने वाली प्रेतवादित चीखें सुनाई देती हैं। कीचड़ के नीचे तेजी से बढ़ती जड़ें रुक जाती हैं। उत्परिवर्तित ब्लडथॉर्न पेड़ के साथ संबंध स्थापित करने पर बधाई। सहजीवन बनाने या सेवक के रूप में बांधने का विकल्प चुने। ब्लडथॉर्न पेड़ में यह कार्य है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। विचार करने के बाद ब्लडथॉर्न पेड़ सामान्य रूप से एक आम रेगिस्तानी पेड़ है, लेकिन यह उत्परिवर्तित हो गया है, जिससे खुद को मजबूत करने के लिए रक्त और आत्माओं को भस्म करने की भयानक क्षमता प्राप्त हो गई है। पहले जब मैंने अन्य प्राणियों का शिकार किया था तो ब्लडथॉर्न बीज गुप्त रूप से उनके रक्त और आत्माओं को खिला रहा था। अब आध्यात्मिक वर्षा से सींचा गया, यह आखिरकार अंकुरित हो गया है। सिस्टम के संकेत का पालन करते हुए मैं उत्परिवर्तित ब्लडथॉर्न पेड़ के साथ सहजीवन चुनता हूं। यह सावधानी पूर्वक विचार के बाद है। प्राथमिकता अधिक से अधिक प्राणियों का शिकार करना है ताकि ऊर्जा प्राप्त की जा सके और स्तर बढ़ाया जा सके। प्राणियों से रक्त और आत्माएं मेरे लिए बेकार हैं, लेकिन ये वास्तव में वही हैं जो उत्परिवर्तित ब्लडथॉर्न पेड़ को चाहिए। हम एक दूसरे के पूरक हैं। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि निकट भविष्य में
मेरी मदद से ब्लडथॉर्न पेड़ एक भयानक अस्तित्व बन जाएगा। सहजीवन सफल, बधाई हो। मेजबान ने सहजीवन उत्परिवर्तित ब्लडथॉर्न पेड़ प्राप्त कर लिया है। 2000 ऊर्जा अंक प्रदान किए गए। नया कौशल, आत्मा लिंक प्राप्त हुआ। किसी भी प्राणी के साथ सीधे संवाद कर सकता है जिसके पास आत्मा है। जब मैं सिस्टम पैनल फिर से चेक करता हूं तो कुछ बदलाव हुए हैं। मेरी जानकारी के बगल में एक नया खंड दिखाई देता है। प्राणी उत्परिवर्तित ब्लडथॉर्न पेड़, स्तर नश्वर, स्तर 2, कौशल, डार्कथॉर्न, रक्त पिपासु, आत्मभक्षण, चेतावनी। उत्परिवर्तित ब्लडथॉर्न पेड़ की बुद्धि बेहद तेजी से बढ़ती है और अत्यधिक दुष्ट है। कृपया सख्ती से अनुशासित करें। अभी पैदा हुआ और पहले से ही मेरे समान स्तर का है, वास्तव में असामान्य। जहां तक सिस्टम की चेतावनी का सवाल है, मैं चिंतित नहीं हूं। आखिरकार एक सहजीवन मुझे धोखा नहीं देगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या यह बुराई है या अच्छाई, ऐसे क्रूर वातावरण में अच्छाई बेकार है। मैं अपनी धारणा को नियंत्रित करता हूं। ब्लडथॉर्न पेड़ पर ध्यान केंद्रित करता हूं। ब्लडथॉर्न पेड़ खुशी की आत्मा तरंगें भेजता है क्योंकि यह अभी पैदा हुआ है। इसकी आत्मा अभी भी कमजोर है और सामान्य रूप से मेरे साथ संवाद नहीं कर सकती है। यह केवल अस्पष्ट रूप से अवधारणाओं को व्यक्त कर सकता है, जैसे कि रक्त और आत्माओं के लिए इसकी लालसा। उस लड़ाई के बाद वे जानवर बहुत दूर भाग गए हैं। वे शायद काफी समय तक वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं केवल पानी के हिस्से को ब्लडथॉर्न पेड़ की सिंचाई करने के लिए नियंत्रित कर सकता हूँ। एक और भयावह अवशोषण सत्र के बाद मैंने जिस तने को जल भाले से काटा था वह फिर से बढ़ने लगता है। 2000 नए ऊर्जा अंकों के साथ मुझे कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस वर्षा पर 1000 ऊर्जा खर्च करता हूँ। इस बार मैं जानबूझकर वर्षा क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करता हूँ। आत्मा समृद्ध बारिश पूरे मूल झील स्थल पर होती है। बारिश की बूंदों की फुहार एक सप्ताह तक चलती है और बंद होती है। ऊपर सूरज अभी भी कठोर है, रेगिस्तान अभी भी गर्मी से कांपता है, लेकिन अकेले इस झील में लगातार बारिश होती है और यहाँ तक कि ठंडक भी महसूस होती है। कई मृत पेड़ पुनर्जीवित हो जाते हैं और दूर के बीज अंकुरित हो जाते हैं। मृत्यु के इस रेगिस्तान में मेरा स्थान एकमात्र नखलिस्तान बनाता है। यह आश्चर्यजनक रूप से अलग वातावरण कई प्राणियों को आकर्षित करता है। जिन जानवरों ने उस नरसंहार को देखा था वे अभी भी दूर झिझकते हैं, अपनी पूरी ताकत से प्रलोभन का विरोध करते हैं। लेकिन दूर के जानवर खुशी मेरे पास आते हैं। मेरे विचार में अब मेरे लिए साधारण जानवरों का शिकार करने का अब कोई खास मतलब नहीं रह गया है। केवल जादुई जानवर ही अधिक लाभ दे सकते हैं। इसीलिए मैं ब्लडथॉर्न पेड़ को कार्रवाई करने से सख्ती से मना करता हूँ। मैं इस जगह को जीवन का एक नखलिस्तान बनाना चाहता हूँ जो और भी शक्तिशाली प्राणियों को आकर्षित करे। एक दिन जैसे ही मैं आराम से अपने पानी में लहरें पैदा करता हूँ, इस दुनिया की विशिष्टता का अवलोकन करता हूँ, मुझे अचानक दूर से मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस होता है। यह ऊर्जा अत्यधिक गति से मेरी ओर बढ़ती है। जल्द ही यह झील के पास प्रकट होती है। झील में पीने और खेलने वाले जानवर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। केवल जब एक धमाका होता है तो वे घबराहट में बिखर जाते हैं। लेकिन अलार्म के बजाय मुझे खुशी महसूस होती है। अगर मैं बोल पाता तो मैं लगभग चिल्ला उठता, आखिरकार इंसान। हालांकि यह इंसान अच्छी स्थिति में नहीं लगता है। आगमन ग्रे वस्त्र में कोई है जिसकी मिश्रित नाक, नीली आंखें हैं, लगभग 30 या 40 साल का है। एक जादूगर की छड़ी पकड़े हुए है। करीब से देखने पर पता चलता है कि उनका उजागर अग्रभाग सिर्फ नंगी हड्डी है। दूसरा, मैं लगभग इंसान समझने की भूल कर बैठता हूँ। एक सामान्य वयस्क इंसान से थोड़ा छोटा है, जिसके कान नुकीले हैं और त्वचा अत्यधिक पीली है। उनकी पीठ पर पंख और हाथ में एक धनुष बताता है कि वे इंसान नहीं हैं बल्कि एक योगिनी है। मोरेन, तुमने योगिनी वनों में अतिक्रमण किया है। राजा के नाम पर मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। नर योगिनी का धनुष मिट्टी जैसी पीली रोशनी से चमकता है। मोरवेन घबराया नहीं है। अपनी दयनीय स्थिति के बावजूद राजदंड उसकी छाती के सामने तैरता है और वह एक मंत्र पढ़ता है। अचानक हड्डी के राजदंड का सिरा मोरवेन की छाती में चुभ जाता है। मोरवेन के चेहरे पर दर्द और संघर्ष झलकता है। राजदंड के साथ उसकी छाती से खून बहकर उसके सिरे पर लगे एक काले मन के तक पहुंचता है। मन का धीरे धीरे खूनी लाल हो जाता है। निषिद्ध मंत्र। मोरवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्ड्रियन, पृथ्वी तात्विक जनजाति के सबसे युवा उत्तराधिकारी। तुम्हारा अहंकार तुम्हारा विनाश होगा। महान मृत्यु के देवता आपको अनंत जीवन प्रदान करें। मोरवेन ने अपना मंत्र पूरा किया और उसकी छाती में राजदंड ने खून सोखना बंद कर दिया। लाल बत्ती तेज हो जाती है, पूरी तरह से एल्ड्रियन की हरी तीर की चमक पर हावी हो जाती है।
बेहोशी से। लाल बत्ती में एक विशाल दरांती दिखाई देती है जो एल्ड्रियन पर वार करती है। एल्ड्रियन पीछे नहीं हटता है, लेकिन मरने के लिए तैयार दिखता है। उसके पंख हिंसक रूप से फड़फड़ाते हैं, एक मिट्टी जैसी पीली विशाल तलवार बनाते हैं जो तुरंत प्रक्षेपित होती है। उसके तुरंत बाद एल्ड्रियन की आकृति गायब हो जाती है, एक सांस में 100 मीटर पीछे हट जाती है। पीली तलवार लाल दरांती से टकराती है, लेकिन कोई धरती हिला देने वाली आवाज नहीं होती है। तलवार थोड़ी देर विरोध करती है, फिर नष्ट हो जाती है। इस समय एल्ड्रियन बिना पीछे देखे आगे दौड़ता है, लाल दरांती की घातक फसल से बचने की उम्मीद करता है, लेकिन यह सब व्यर्थ है। एल्ड्रियन के पास चिल्लाने का समय नहीं है। उसका सिर बगल में गिर जाता है, जबकि उसका शरीर कुछ दूर आगे बढ़ता है। यह देखकर मोरवेन आखिरकार खड़े होने की ताकत खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। मैं चुपचाप बगल से देख रहा हूं, कोई उपस्थिति प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर रहा। खोजे जाने के डर से मेरी अनुभूति में एक भयानक अस्तित्व गायब नहीं हुआ है। निश्चित रूप से एल्ड्रियन की कटाई के बाद मृत्यु पक्ष गायब नहीं होता है, बल्कि अपने ब्लेड पर एक आंख बनाता है। उदासीनता, भय, मृत्यु, ये ऐसे शब्द हैं जो कोई भी प्राणी इस आंख को देखकर सोचने से खुद को रोक नहीं सकता। मोरवेन आकाश में खूनी लाल दरांती को घबराहट में घूरता है। मुंह खुला है लेकिन अवाक है। एक स्विश के साथ दरांती गायब हो जाती है और मोरवेन का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। एल्ड्रियन की लाश से एक पीली रोशनी निकलती है, शून्य में टूट जाती है और गायब हो जाती है। दृश्य बहुत तेजी से बदलता है। मैं स्तब्ध हूं। एक संक्षिप्त दिन के बाद मैं 2 बार जल बंधन करता हूं। मोरवेन और एल्ड्रियन की लाशों को उनके धनुष और छड़ी के साथ पानी में खींचता हूं। किसने सोचा होगा कि इस छोटी सी झील में कुछ छिपा है। मैं चौंक जाता हूं। मैं कोई जीवन शक्ति भांप नहीं सकता। यह आवाज मोरवेन की है, वह मरा नहीं है। वास्तव में मोरवेन की क्षत विक्षत लाश से मोरवेन का एक सिकुड़ा हुआ, मुश्किल से इंसानी संस्करण निकलता है। घटिया चूहे, मैं महान अंत के स्वामी का सेवक हूं। तुम मेरी लाश का लालच करने की हिम्मत करते हो। वास्तव में एक चालाक नेक्रोमैंसर। वे आत्माओं में हेरफेर करने में सबसे कुशल हैं, ताकि निषिद्ध मंत्र का उपयोग करने के बाद वास्तव में उसकी आत्मा को संरक्षित किया जा सके। लेकिन उसकी उन्मत्त खोज को देखते हुए मोरवेन मेरी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकता है। ब्लडथॉर्न की क्षमताओं का परीक्षण करने का समय। मैं डरा नहीं हूं। अगर मोरवेन पूरी ताकत में होता तो शायद मैं उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन अब सिर्फ एक आत्मा के रूप में मोरवेन मेरी आत्मा भक्षण करने वाले ब्लडथॉर्न पेड़ के सामने एक स्वादिष्ट मेमने की तरह है। ब्लडथॉर्न पेड़ की शाखाएं लहराती हैं। यह मुश्किल से खुद को रोक पाता है। एक नेक्रोमैंसर की आत्मा, कितना स्वादिष्ट भोजन। मेरे हमला करने के आदेश को प्राप्त करने पर ब्लडथॉर्न के तने पर कई डार्कथॉर्न अचानक झील के ऊपर मोरवेन की ओर उड़ते हैं। मोरवेन समय पर चकमा नहीं दे पाता और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे का यह छोटा सा पौधा हमला करेगा। वह उन सभी की चपेट में आ जाता है। धिक्कार है चूहे, मैं भगवान की मूर्ति के सामने तुम्हारी आत्मा को टुकड़े टुकड़े जला दूंगा। मोरवेन पीड़ा में चिल्लाता है। उसकी आत्मा से बना शरीर लगातार आकार बदल रहा है, स्पष्ट रूप से भारी क्षति झेल रहा है। डार्कथॉर्न फट जाते हैं, मोरवेन की आत्मा को टुकड़ों में बिखेर देते हैं। एक शक्तिशाली नेक्रोमैंसर जो डॉन अभयारण्य के पीछे से बच गया था, जिसने एक बार पृथ्वी के एक योगिनी शाही उत्तराधिकारी को मार डाला था, अब मेरे सहजीवन द्वारा सहजता से नष्ट कर दिया गया है। ब्लडथॉर्न पेड़ उत्सुकता से एक जड़ फैलाता है। मैं उसे खून सोखने देता हूं, लेकिन अभी तक उसे आत्माओं को भस्म करने की अनुमति नहीं देता हूं। मुझे पहले सिस्टम के माध्यम से उनकी यादों को निकालने की जरूरत है। साथ ही सिस्टम द्वारा यादें निकालने के बाद आत्माएं शुद्ध होती हैं, जिससे ब्लडथॉर्न पेड़ के लिए उन्हें भस्म करना आसान हो जाता है। डिंग, एक उत्कृष्ट स्तर के स्तर 3 योगिनी शाही शव को प्राप्त करने पर बधाई। 2000 ऊर्जा अंक प्रदान किए गए। एक उत्कृष्ट स्तर के स्तर 2 डार्क जादूगर शव को प्राप्त करने पर बधाई। 1000 ऊर्जा अंक प्रदान किए गए। विशेष पदार्थों का पता चला। ड्रैगन बोन स्टाफ और योगिनी धनुष, उन्हें परिष्कृत करें। डिंग, शोधन सफल। 1000 ऊर्जा अंक प्रदान किए गए। सिर्फ लाशें लूटने से इतना समृद्ध इनाम मिलता है, मैंने यह कभी उम्मीद नहीं की थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं केवल प्राणियों की लाशें प्राप्त करके ऊर्जा प्राप्त कर सकता हूं? यदि ऐसा है तो चीजें बहुत सरल हैं। मेरे दिमाग में एक बड़ी योजना बनती है। यदि सफल रही तो यह मुझे तेजी से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करेगी। उनकी यादों को अवशोषित करने के बाद आखिरकार मुझे इस दुनिया की स्पष्ट समझ मिलती है। जादूगर और योगिनी की यादें उन जानवरों और जादुई प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध हैं, जिनके पास अधिक पूर्ण विश्व दृष्टिकोण है। इस दुनिया को अनंत काल क्षेत्र कहा जाता है, अत्यधिक अराजक, जहां सभी प्रकार के जीव और जटिल शक्ति संरचनाएं हैं। सबसे शक्तिशाली डॉन अभयारण्य है,
जो डॉन के स्वामी की पूजा करते हैं, यह मानते हुए कि सभी प्राणियों को हमेशा प्रकाश में रहना चाहिए। मोरेन का छाया मंदिर अंत के स्वामी की पूजा करता है, यह मानते हुए कि मृत्यु अनंत जीवन प्रदान करती है। एल्ड्रियन के योगिनी भी एक शक्तिशाली जाति हैं। वे लंबे समय से योगिनी वनों में रहते हैं, शायद ही कभी बाहर निकलते हैं और किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। अतिचारियों को अंतहीन पीछा का सामना करना पड़ता है। मोरवेन का शिकार डॉन अभयारण्य के जादूगर कर रहे थे। कहीं जाने के बिना उसे योगिनी वनों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, केवल एल्ड्रियन द्वारा खोजे जाने और पीछा किए जाने के लिए। मोरवेन का अंतिम मंत्र एक बलि मंत्र था, एक प्रकार का निषिद्ध मंत्र। एक बार डालने के बाद यह बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन मंत्र डालने वाले को अपने जीवन का बलिदान देना होता है। कुछ प्रकाश जादूगर या डार्क जादूगर कभी इस तरह के जादू का उपयोग करते हैं। मेरे लिए इस दुनिया में अभी भी कई अज्ञात चीजें हैं। मैं वास्तव में अभी भी बहुत कमजोर हूं। अगर मोरवेन को निषिद्ध मंत्र का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया गया होता, अनिवार्य रूप से आपसी विनाश का कारण बनता। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं शायद उनमें से किसी को भी संभाल नहीं पाता। अभी भी बहुत कमजोर। मैंने गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक नेक्रोमेंसर और एक योगिनी राजकुमार थे। उससे भी अधिक शक्तिशाली डॉन अभयारण्य के बिशप और योगिनी राजा के बारे में क्या, या उससे भी अधिक भयानक डॉन के स्वामी और अंत के स्वामी के बारे में क्या। सौभाग्य से मेरे पास प्रणाली है। मुझे विश्वास है कि किसी दिन मैं देवताओं के समान ऊंचाई पर खड़ा होऊंगा। इस बार लगभग कोई प्रयास नहीं किया गया। मैंने 4000 ऊर्जा अंक प्राप्त किए हैं। अगले स्तर की प्रणाली के लिए बस पर्याप्त है। मैं स्तर की प्रणाली के लिए बढ़ाना चाहता हूँ। 4000 ऊर्जा काट ली गई। स्तर 3, झील में उन्नत होने पर बधाई। पहले से शांत झील का पानी उबलने लगता है। मेरा आयतन फिर से बढ़ता है, अब पूरी तरह से अपने पूर्व सूखे राज्य में बहाल। 800 मीटर का दायरा। अब यह वास्तव में प्रभावशाली दिखता है। अपनी वर्तमान स्थिति से काफी संतुष्ट हूं। जब मैं पहली बार पहुंचा था उस छोटे से गड्ढे की तुलना में अब मैं वास्तव में एक बड़ी झील कहला सकता हूं। अचानक ब्लडथॉर्न पेड़ आत्मा तरंगें भेजता है। मैं सिस्टम पैनल चेक करता हूं। प्राणी उत्परिवर्तित ब्लडथॉर्न पेड़, स्तर नश्वर स्तर 3। ब्लडथॉर्न पेड़ ने मेरे साथ स्तर बढ़ाया। ऐसा लगता है कि मोरवेन और एल्ड्रियन की आत्माओं ने इसे बहुत लाभ पहुंचाया है। गुरु, मुझे भूख लगी है। ब्लडथॉर्न पेड़ की बचकानी आवाज मेरी अनुभूति में प्रकट होती है। ब्लडथॉर्न पेड़ अब सीधे मेरे साथ संवाद कर सकता है। यह वास्तव में वही है जिसकी मुझे उम्मीद थी। हर दिन अकेले रहना, बात करने के लिए कोई नहीं। अगर यह जारी रहा तो मैं देवता बनने से पहले ही पागल हो जाऊंगा। समय बिताने के लिए मैं ब्लडथॉर्न पेड़ के साथ खेलता हूँ। उसे एक पिता की तरह बोलने का अभ्यास करने में मदद करता हूँ, जिसका बेटा अभी बोलना सीख रहा हो। आने के बाद के महीनों में निचले स्तर के जानवरों और कुछ जादुई प्राणियों के अलावा मैंने कोई संगठित जाति नहीं देखी है। मानव जनजातियों की तो बात ही छोड़िए। यह मुझे निराश करता है। बुद्धिमान जातियों से जुड़े बिना, केवल खुद पर निर्भर रहते हुए, कौन जानता है कि अगला अपग्रेड कब आएगा। जैसे जैसे झील फैलती है मेरी दृष्टि बढ़ती है। फिर भी मैं अभी भी नहीं देख सकता कि यह रेगिस्तान कहाँ समाप्त होता है। मुझे कुछ हद तक निराशा महसूस होती है। एक सुबह मैं ब्लडथॉर्न पेड़ के साथ बेकार खेलता हूँ। ब्लडथॉर्न पेड़ की बुद्धि अब 11 या 12 साल के मानव बच्चे से मेल खाती है। मैंने उसे एक नाम भी दिया है। मेरे उपनामचू का अनुसरण करते हुए मैं उसे थॉर्न कहता हूँ। अचानक खुरों की आवाज मेरी अनुभूति में प्रकट होती है, जैसे हजारों सैनिक यहाँ की ओर दौड़ रहे हों। क्या ये एक मानव सेना हो सकती है? अच्छी खबर है, जब लक्ष्य मेरी दृष्टि में आते हैं तो मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता हूँ। यह बिल्कुल भी सेना नहीं है, ये विशाल बिच्छू हैं। हर बिच्छू घोड़े के आधे आकार का है। जब वे दौड़ते हैं तो क्या ये सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह नहीं लगता? अग्रणी बिच्छू विशेष रूप से बड़े होते हैं, थोड़े बैंगनी रंग के होते हैं, जिनके पूंछ के डंक से गहरी रोशनी निकलती है। जल्द ही बिच्छू सेना झील तक पहुंच जाती है। प्रमुख बिच्छू सेनापति के पीछे देखने के बाद सभी बिच्छू एक साथ रुक जाते हैं। बिच्छू सेनापति अपने सामने के पंजे से पीछे के कई बिच्छू सैनिकों की ओर इशारा करता है, उन्हें पीने का संकेत देता है। बिच्छू सैनिकों के सुरक्षित रूप से पीने और लौटने के बाद बिच्छू सेनापति सभी सैनिकों को जोड़े में पीने का निर्देश देता है। मैं रुक जाता हूं। मेरी अनुभूति में यह बिच्छू सेनापति केवल स्तर 3 का है, पीछे वाले स्तर 2 के हैं और अन्य बिच्छू सैनिक केवल स्तर 1 के हैं। लेकिन इस तरह से अनुशासित बिच्छू सेना का गठन करना काफी असाधारण है। मैंने पहले जिन जादुई जानवरों का शिकार किया है उनमें नश्वर स्तर के स्तर 3 के जीव शामिल हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास इतनी उच्च बुद्धि नहीं थी। मैं उनके अगले कदम का निरीक्षण करने की योजना बना रहा हूँ। अगर मैं उन सभी को एक बार में भस्म कर सकता हूँ तो इन हजारों बिच्छुओं से काफी ऊर्जा मिल सकती है। सभी बिच्छू सैनिकों के एक एक करके पीने के बाद बिच्छू सेनापति आखिरकार आगे बढ़ता है और बस अपना सिर पानी में डुबोता है।
जैसे ही मैं अभी भी विचार कर रहा हूं कि हमला करना है या नहीं, अचानक परिवर्तन होता है। दूर से एक गरज के साथ आवाज आती है जो बिच्छू सेना से भी तेज है। यह एक छिपकली सेना है। नेता भी स्तर 3 की आभा बिखेरता है। छिपकली सेना बिच्छुओं को घेर लेती है, उन्हें झील पर फंसा देती है। क्या यह एक पूर्ण पैमाने पर नस्लीय लड़ाई होने वाली है? यदि ऐसा है तो मैं उनके लड़ते समय लाभ उठा सकता हूं। छिपकली सेना के उन्हें घेरने के बाद बिच्छू सेना थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है। बिच्छू सेनापति के पास पीने का समय नहीं होता है और वह तुरंत अपना पंजा लहराता है, सेना को युद्ध चौकियों पर जाने का आदेश देता है। छिपकली सेना आगे बढ़ती है। बिच्छू सेना बार बार पीछे हटती है। कई बिच्छू पहले से ही आधे पानी में हैं। दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर होता है, लेकिन मैं गौर से देखता हूं कि न तो बिच्छू पहले से ही आधे पानी में है सेनापति और न ही छिपकली सेनापति के पास हमला करने का कोई इरादा है। इसके बजाय उनके सामान्य रूप से आज्ञाकारी जादुई जानवरों के सैनिक नियंत्रण खोने के संकेत दिखाते हैं। दुश्मनों का सामना करने पर दोनों पक्षों को गतिरोध में देखकर एक विचार आता है, क्योंकि आप में से कोई भी हमला नहीं करेगा, मुझे आपकी मदद करने दो। एक स्विश के साथ झील से एक पानी का भाला निकलता है, 2 या 3 बिच्छू सैनिकों को भेदता है और फिर गायब हो जाता है। पहले से ही नुकसान में बिच्छू सेना अचानक पीछे से हंगामे से चौंककर अराजकता में बदल जाती है। उन्मत्त रूप से झील से दूर भागते हुए परिधि पर छिपकली सेना ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। यह टक्कर दोनों जातियों के बीच युद्ध को पूरी तरह से भड़का देती है। दोनों सेनापति हैरान हैं, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हताश होकर आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहले से ही युद्ध में लगे हुए दोनों पक्षों के पास अब केवल युद्ध वृत्ति है, अब आदेशों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने अधीनस्थों को रोकने के लिए दोनों नेता यहां तक कि उदाहरण के तौर पर कुछ को मार भी डालते हैं। बिच्छू और छिपकली की बढ़ती उन्मादी सेनाओं को देख रहे हैं। मैं कुछ हद तक हैरान हूं। ऐसा लगता है कि इन दो जातियों के बीच गहरे बैर हैं। फिर से उन सेनापतियों को देख रहा हूं जो अभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। मुझे स्थिति दिलचस्प लगती है। इतनी गहरी नफरत वाली दो जातियां, फिर भी उनके नेता बेताबी से संयमित लगते हैं, यहां तक कि लड़ने से डरते हैं। मैं केवल एक कारण सोच सकता हूं कि वे कार्य करने की हिम्मत नहीं करते हैं। एक अधिक शक्तिशाली अस्तित्व उनके बीच युद्ध को मना करता है। कैसा अस्तित्व इतनी विशाल जातियों को डरा सकता है? मुझे तात्कालिकता का एहसास होता है। हील की विसंगति अंततः खोजी जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह अभी हो, क्योंकि मैं अभी तक पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। हालांकि मेरा झील रूप मारना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में कई शक्तिशाली मंत्र हैं। यह देखकर कि युद्ध अपरिहार्य है। दोनों सेनापति अभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं, लेकिन एक साथ झील की ओर चलते हैं। उन दोनों ने अभी अभी झील से एक पानी का भाला निकलते देखा, जिससे बिच्छू सैनिक चौंक गए और युद्ध शुरू हो गया। दोनों जानवर सावधानी से झील के किनारे का निरीक्षण करते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते हैं। छिपकली सेनापति गुस्से में अपना विशाल झबड़ा खोलता है और हरा जहर उगलता है। जहर तेजी से सतह पर फैलता है। ये जो मछलियां और झींगे छूता है वे तुरंत तैरने लगते हैं। पेट सफेद हो जाता है। मैं स्थिर रहता हूं। मैं सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अंत में बिच्छू सेनापति खुद को रोक नहीं पाता है। उसकी पूंछ का डंक लाल चमकता है। तुरंत दर्जनों हमलों में विभाजित हो जाता है और पानी में गोली मारता है, लेकिन पानी छिड़कने के अलावा अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। दोनों जानवर हैरान हैं। न तो झील में किसी विशेष उपस्थिति को भांप पाते हैं और उनके जांच हमलों का कोई नतीजा नहीं निकला। बिच्छू सेनापति छिपकली सेनापति पर एक नजर डालता है, उसे झील में प्रवेश करने का संकेत देता है। आखिरकार छिपकली उभयचर हैं, जबकि बिच्छू विशुद्ध रूप से स्थलीय हैं। छिपकली सेनापति बिच्छू सेनापति पर 2 बार दहाड़ता है, फिर सावधानी से पानी में प्रवेश करता है और नीचे तक गोता लगाता है। सही अवसर। मैं निर्णायक रूप से कार्य करता हूं। सीधे पानी में 4 पानी की रस्सियां बनती हैं। शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। छिपकली के पास विरोध करने का समय नहीं है। पानी मेरा डोमेन है। सभी 4 अंग मेरे द्वारा कसकर बंधे हैं। केवल उसकी पूंछ कमजोर रूप से पानी में हिलती है। मैं पानी की धाराओं को नियंत्रित करता हूं। छिपकली सेनापति के संघर्ष से लहरों को समाप्त करता हूं। साथ ही मैं जल भाले का उपयोग करता हूं। छिपकली सेनापति बिना किसी प्रतिरोध के पानी के भालों द्वारा भेदा जाता है और मर जाता है। मैं छिपकली सेनापति को लपेटने के लिए पानी को नियंत्रित करता हूं। उसके खून को झील को रंगने से रोकता हूं। किनारे पर बिच्छू सेनापति बेचैन हो जाता है, क्योंकि छिपकली सेनापति वापस नहीं आता है। अचानक उसे एहसास होता है कि वह अब छिपकली सेनापति की आभा का पता नहीं लगा सकता है। घबराहट बढ़ती है। वह भागने के लिए मुड़ता है। मैं उसे कैसे भागने दे सकता हूं? स्विश! वही 4 पानी की रस्सियां बिच्छू सेनापति को पीछे से पकौड़ी की तरह लपेटती हैं, उसे सीधे पानी में खींचती हैं।
बिच्छू सेनापति की युद्ध शक्ति पानी में बहुत कम हो जाती है। उसकी पूंछ का डंक मेरे झील रूप के खिलाफ बेकार है। आश्चर्य की बात नहीं, मैं एक ही पानी के भाले से उसकी जान ले लेता हूँ। इस प्रकार सबसे शक्तिशाली बिच्छू और छिपकली सेनापति दोनों मेरे द्वारा मारे जाते हैं। किनारे पर उग्र रूप से लड़ रही दोनों जातियां पहले ही आधे से अधिक हताहत झेल चुकी हैं। मैं झील के पानी को एक रिवर्स ज्वार में नियंत्रित करता हूँ। अभी भी लड़ रहे सभी बिच्छुओं और छिपकलियों को पानी में बहा ले जाता हूँ। फिर मैं लहरें उठाता हूँ और उन सभी को मार डालता हूँ। पानी में वे जादुई जानवर जो पहले से ही युद्ध से थक चुके हैं जल्द ही तैरती हुई लाशें बन जाते हैं। पूरी झील खून से लाल हो जाती है। कटे हुए अंग और पूंछ किनारे बिखरे हुए हैं। एक भीषण दृश्य। मैं पहले पानी में सभी लाशों को परिष्कृत करता हूँ। ब्लडथॉर्न पेड़ को भस्म करने के लिए खून और आत्माएं देना। मेरे द्वारा प्राप्त यादों से इन दो जातियों का एक साथ झील में आना वास्तव में महत्वपूर्ण है। छिपकली और बिच्छू दोनों सेनापतियों की यादों में मैं एक ही व्यक्ति देखता हूँ, एक योगिनी। हालांकि अंधेरे में छिपा हुआ है, पंख और नुकीले कान उनकी पहचान प्रकट करते हैं। इस योगिनी ने दोनों जातियों को रेगिस्तान की अच्छी तरह से खोज करने और किसी भी विसंगति की रिपोर्ट करने का आदेश दिया। योगिनी इस रेगिस्तान की जांच क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि यह एल्ड्रियन के लिए है। यदि यह केवल एल्ड्रियन के लिए होता तो विसंगतियों के लिए पूरे रेगिस्तान की खोज करने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे कुछ अपशकुन महसूस होता है। अभूतपूर्व संकट की भावना मुझ पर भारी पड़ती है। क्या मैं इतनी जल्दी फिर से योगिनी का सामना करूंगा? मुझे पहले से तैयारी करने की जरूरत है। पानी में लगभग 2000 लाशें हैं, साथ ही बिच्छू और छिपकली सेनापति जिन्हें मैंने मारा है। मैंने लगभग 20,000 ऊर्जा अंक प्राप्त किए हैं। जैकपॉट। युद्ध का मुनाफा वास्तव में सबसे अच्छा है। मैं खुशी से किनारे की ओर देखता हूँ जहां 3 से 4,000 लाशें बाकी हैं। यह विंडफॉल इतना अचानक है कि मुझे चक्कर आने लगता है, लेकिन मैं अपने लालच पर काबू रखता हूं और किनारे पर लाशों को नहीं भस्म करता हूं। पहली बार अपने ऊर्जा अंकों को 5 अंकों में टूटते देख मैं अपने पिछले जीवन में पहली बार 5 अंकों का वेतन कमाने से भी ज्यादा खुश हूं। संक्षिप्त विचार के बाद मैं एक बड़ा अपग्रेड सिस्टम करने का फैसला करता हूं। अपने स्तर को 5 तक बढ़ाएं और आध्यात्मिक वर्षा, जल बंधन और जल भाले सभी को स्तर 5 तक अपग्रेड करें। अपग्रेड सफल। नया कौशल प्राप्त करने पर बधाई। ज्वारीय बल झील की पूरी ताकत के साथ दमनकारी बल जारी कर सकता है। प्रत्येक उपयोग में 500 ऊर्जा खर्च होती है। सिस्टम पैनल फिर से चेक कर रहा हूं। 20,000 से अधिक ऊर्जा घटकर केवल 5,000 अंक रह गई है। अगले अपग्रेड के लिए 30,000 ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वास्तव में जितनी आसानी से आता है उतनी ही आसानी से जाता है। ऊर्जा अंकों के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन मुझे एक भयानक संदेह है कि क्या यह सच है। मुझे अपनी सारी ऊर्जा खर्च करनी होगी जो मुझे मिल सकती है, और फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगी। चूंकि बिच्छुओं और छिपकलियों को योगिनी से आदेश मिले थे, निश्चित रूप से अन्य जातियों ने भी ऐसा किया होगा। इस रेगिस्तान की सभी जातियां शायद योगिनी के नियंत्रण में हैं। योगिनी के साथ टकराव अपरिहार्य है। बिच्छू और छिपकली सेनापति इस बार मेरी झील में आए क्योंकि उन्होंने विसंगतियों का पता लगाया और जांच करने आए थे। दुर्भाग्य से वे मुझसे टकरा गए। सौभाग्य से मेरे द्वारा उनसे निपटने से पहले उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। यह मुझे तैयारी करने के लिए प्रतिक्रिया समय देता है और बहुत अधिक निष्क्रिय होने से बचाता है, क्योंकि मैं अपने दिमाग को इस स्थिति को तोड़ने के तरीके के बारे में सोचता हूँ। ब्लडथॉर्न पेड़ उन्नति की खबर भेजता है, उत्साह से मुझे बुलाता है। मैं देखता हूँ हे गाय, जो तना केवल 3 या 4 मीटर लंबा था, अब 10 मीटर से अधिक ऊंचा खड़ा है। वास्तव में एक बड़ा पेड़, कीचड़ के नीचे। जड़ें घनी रूप से उलझी हुई हैं। पूरा पेड़ अब मेरी झील के भीतर उगता है। सौभाग्य से थॉर्न को अब बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं है, या मुझे नहीं पता कि मैं इसे बनाए रख सकता हूं या नहीं। सिस्टम के माध्यम से थॉर्न की स्थिति की जांच कर रहा हूं। यह भी नश्वर स्तर के स्तर 5 तक पहुंच गया है। कौशल नहीं बदले हैं, लेकिन यह याद करते हुए कि इसने अधिक व्यर्थ की आत्मा से कैसे निपटा, अपग्रेड किया हुआ ब्लडथॉर्न पेड़ निश्चित रूप से और भी भयानक होगा। गुरु, मुझे भूख लगी है। किनारे पर खाना खाना चाहते हैं? थॉर्न का खाना स्वाभाविक रूप से किनारे पर उन लाशों को संदर्भित करता है, लेकिन अब उनका उपभोग करने का समय नहीं है। मैंने उन्हें एक उद्देश्य के लिए रखा है। चूंकि कोई बिच्छुओं और छिपकलियों को नियंत्रित करता है, अगर ये 2 समूह गायब हो जाते हैं तो कोई जांच करेगा, अंततः मुझे ढूंढ लेगा। इसलिए मैं इन लाशों को आपसी नरसंहार की उपस्थिति बनाने के लिए छोड़ सकता हूं। जांचकर्ता इस दृश्य को दोनों सेनापतियों के लापता होने के साथ देखकर संभवतः संदेह करेंगे कि वे जीवित जानवरों के साथ कहीं और भाग गए। अगर मैं अच्छी तरह से छिप जाता हूं
तो उनके पीछे की शक्ति झील पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करेगी। साथ ही ये लाशें मांसाहारियों के लिए मुफ्त भोजन है। उन्हें जादुई जानवरों को आकर्षित करना चाहिए और मुझे अधिक ऊर्जा देनी चाहिए। संकट की गहरी भावना मुझ पर भारी पड़ती है। जब शिकार करने के लिए कोई जादुई जानवर नहीं होते हैं तो मैं भविष्य के विकास की योजना बनाते हुए अपने 3 आक्रामक कौशलों का अभ्यास करता हूँ और थॉर्न के साथ समन्वित युद्ध का भी अभ्यास करता हूँ। मैंने पाया कि आध्यात्मिक वर्षा के बाद उपयोग किए जाने पर मेरे 3 कौशल सभी को शक्ति बढ़ावा मिलता है। मेरा नया कौशल ज्वारीय बल थॉर्न के डार्क थॉर्न के साथ मिलकर असाधारण तालमेल रखता है। अपने खाली समय में मैं झील में उगने वाले पौधों और जानवरों का निरीक्षण करता हूँ। आध्यात्मिक रूप से युक्त पानी से पोषित झील में जीव असाधारण रूप से तेजी से बढ़ते हैं। तैरती मछलियों और झींगों को देखकर मैं सोचता हूँ, क्या मुझे भविष्य में झींगा सैनिकों और केकड़ा सेनापतियों को विकसित करना चाहिए? वह क्या है? मेरी अनुभूति में किनारे पर एक अजीब छोटा प्राणी दिखाई देता है। इसका रूप छिपकली जैसा है, लेकिन इसकी पीठ पर काले पंख हैं जो मेरे पिछले जीवन में विदेशी फिल्मों के ड्रैगन की याद दिलाते हैं, बस बहुत छोटे हैं। इस दुनिया में आने के बाद से महीनों में मैंने जो जीव देखे हैं वे मेरे पिछले जीवन की तुलना में बहुत बड़े हैं। यहाँ तक कि बिच्छू भी घोड़े के आधे आकार के हो गए। लेकिन ये छिपकली मेरे पिछले जीवन की छिपकलियों से अलग नहीं है। अभी ये छिपकली एक बिच्छू के सिर में घुसने की कोशिश कर रही है। इन बिच्छुओं के शरीर पूरी तरह से कठोर बहिः कंकाल में लिपटे हुए हैं। अंदर जाना आसान नहीं है। फिर भी यह छिपकली बहुत कम प्रयास करती है। इसका पंजा एक बार खरोंचता है और एक छोटा सा छेद दिखाई देता है, फिर यह सीधे अंदर घुस जाता है। जल्द ही यह संतुष्ट होकर बाहर आता है। फिर यह अपना सिर उठाता है, सतर्कता से अपने परिवेश को स्कैन करता है और खुशी से एक और छिपकली की लाश की ओर बढ़ता है। इसकी छोटी आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती हैं। यह दृश्य मेरी रुचि को बहुत बढ़ाता है। मैं चुपचाप जल बंधन करता हूँ। एक पानी की रस्सी जमीन के साथ साथ छिपकली की ओर फैलती है। जब छिपकली के सिर से बाहर निकलती है तो मेरी पानी की रस्सी पहले से ही इंतजार कर रही होती है। यह छोटे से शरीर को कसकर बांध देती है। छिपकली उन्मत्त रूप से मुड़ती है। उसके तेज पंजे रस्सी को खरोंचते हैं। इस बार उसने गलत अनुमान लगाया। पानी का कोई निश्चित रूप नहीं है। उसके छोटे पंजे चाहे कितने भी तेज क्यों न हो, वे पानी को कैसे काट सकते हैं। जैसे ही मैं चंचलता से इस अजीब छिपकली के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी करता हूं, यह अचानक गायब हो जाता है। मैं हैरान हूं। पूरी तरह से अनुभव करते हुए मैंने पाया कि यह अचानक एक बिच्छू की लाश के अंदर छिप गया। यह कैसे मुक्त हुआ? यह लाश के अंदर कैसे घुस गया? मैं पूरी तरह से हैरान हूं। हवा में पानी की रस्सी अभी भी अपने बंधन का आकार बनाए रखती है, यह साबित करते हुए कि छिपकली ने बल से मुक्त नहीं किया। दिलचस्प। देखते हैं तुम कितनी बार भाग सकते हो। हार मानने से इनकार करते हुए मैं फिर से 4 या 5 पानी की रस्सियां बनाता हूं। एक साथ छोटी छिपकली को लपेटता हूं। यहां तक कि बिच्छू की लाश में छिपना भी बेकार है। निश्चित रूप से पकड़ी गई छिपकली फिर से गायब हो जाती है। ये अभी अभी पास में फिर से प्रकट हुई और मैंने तुरंत इसे भांप लिया। एक और पानी की रस्सी इंतजार कर रही है। लगातार 4 बार के बाद मैं आखिरकार देखता हूं कि छोटी छिपकली कैसे भागती है। जब भी मेरी पानी की रस्सी से बांधती है, इसके छोटे पंख फड़फड़ाते हैं और इसका शरीर स्विश के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। ये किसी प्रकार की स्थानिक जन्मजात क्षमता होनी चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर अपनी वर्तमान क्षमता के साथ ये लंबी दूरी तक टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। ये हमेशा पास में दिखाई देता है और दिशा को नियंत्रित करने में असमर्थ लगता है। छिपकली को ब्लडथॉर्न पेड़ के तने से टकराते देख मैं पहले से ही साजिश रच रहा हूं। ये जादुई छिपकली मानवीय रूप से अपने सिर को दोनों पंजों से रगड़ती है, अपने सामने के पेड़ को देखती है और उस पर चढ़ जाती है। इससे पहले कि वो शीर्ष पर पहुंचे, तने पर काले कांटे अचानक उसकी ओर दागे जाते हैं। छिपकली के 4 पंजे झपटते हैं और वास्तव में आमतौर पर अजेय डार्कथॉर्न को तोड़ देते हैं। ब्लडथॉर्न पेड़ गुस्से से कांपता है और छिपकली की ओर सभी दिशाओं से कई और कांटे दागता है। इससे पहले कि छिपकली प्रतिक्रिया कर पाती, मैं 2 बार हमला करता हूं। ज्वारीय बल का उपयोग करते हुए झील में विशाल लहरें उठती हैं। पूरी झील पलटने वाली लगती है। एक शक्तिशाली दबाव छिपकली की ओर बढ़ता है। छिपकली को सभी दिशाओं से अदृश्य बल महसूस होता है। अपने पंजे हिलाना तो दूर, इस बार उसके पंख भी नहीं फड़फड़ा सकते। डार्कथॉर्न इस समय आते हैं, लेकिन छिपकली के सामने रुक जाते हैं। मुश्किल से उसकी त्वचा को छूते हैं। छिपकली अपना अगला पंजा हिलाने के लिए संघर्ष करती है, एक विनती भरा इशारा करती है। इसकी बुद्धि इतनी उच्च देखकर और स्थानिक क्षमताएं हमेशा सर्वोच्च रूप से शक्तिशाली होती हैं, मैं इसे वश में करने का फैसला करता हूं। तभी सिस्टम बीप करता है। डिंग। ड्रैगन रक्त रेखा और स्थानिक क्षमताओं वाली एक ड्रैगनकिन छिपकली को वश में करने पर बधाई। उच्च क्षमता, एक सेवक बांधें। सोचने की कोई जरूरत नहीं। स्वाभाविक रूप से मैं इस तरह के जादुई जानवर को मांसपेशियों के रूप में रखूंगा। बंधन सफल। 2000 ऊर्जा अंक प्रदान किए गए।
प्राणी ड्रैगन किंग छिपकली। स्तर नश्वर स्तर स्तर 4। कौशल स्थानिक बदलाव पुनर्जनन ड्रैगन पंजा। चेतावनी ड्रैगन स्वाभाविक रूप से हिंसक होते हैं। पूर्ण जागृति पर ड्रैगन किंग छिपकली के विश्वासघात से सावधान रहें। सिस्टम की चेतावनी पढ़कर मुझे पता है कि मैंने सही चुना है। ऐसे शक्तिशाली क्षमता वाले प्राणी को बांधने से बड़ा लाभ मिलेगा। विश्वासघात के लिए जब तक मैं हमेशा ड्रैगन किंग छिपकली को ताकत से दबाता हूं, उसके पास विश्वासघात करने का कोई कारण नहीं है। इसे सफलतापूर्वक बांध लेने के बाद मैं ज्वारीय बल का दबाव हटा देता हूं और बहुत अनिच्छुक ब्लडथॉर्न पेड़ को अपने उत्सुक कांटों को वापस लेने के लिए बनाता हूं। ड्रैगन किंग छिपकली चापलूसी से अपनी पूंछ हिलाती है, कुछ गोद लेने के लिए झील में कूदती है, फिर किनारे पर दावत जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। स्वाभाविक रूप से मैं सहमत नहीं हो सकता। मुझे अभी भी उन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं ब्लडथॉर्न पेड़ को दावत नहीं करने देता लेकिन नवागंतुक ड्रैगन किंग छिपकली को खाने देता हूं, तो अभी भी गुस्से में ब्लडथॉर्न पेड़ निश्चित रूप से रोषित होगा। मेरा इनकार देखकर ड्रैगन किंग छिपकली विरोध करने की हिम्मत नहीं करती है। उसके पंख फड़फड़ाते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे एक ब्लडथॉर्न पेड़ की शाखा पर उड़ती है। ऐसा लगता है कि वो वहीं बसना चाहती है। ब्लडथॉर्न पेड़ इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और लगातार अपनी शाखाएं हिलाता रहता है। ये दोनों झगड़ना बंद नहीं करेंगे। मैं असहाय हूं। दोनों जादुई जानवरों के पास अभी उच्च बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं केवल उन्हें इधर उधर खेलने दे सकता हूं। गंभीर नुकसान से सख्ती से मना करता हूं। 1 सप्ताह से अधिक समय के बाद किनारे पर लाशें लगभग चिलचिलाती धूप से सूख जाती हैं। इस दौरान मैं आध्यात्मिक वर्षा का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता, इस डर से कि कहीं कोई असंगति को नोटिस न कर ले। ब्लडथॉर्न पेड़ और ड्रैगन किंग छिपकली अभी भी दिन भर खेलते रहते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में काफी सुधार हुआ है। हेलो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, मैं तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।